अगर 2019 में सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर हमला करने के बाद भारत पाकिस्तान में घुस के सुअरों के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है, तो क्या भारत अपने ही देश के अंदर छुपे हुए सुअरों को ठिकाने नहीं लगा सकता है? एचएएल की तरफ से अभी अपनी HJT-25 इंजन को 2025 तक ही तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसे आगे चल के हमारे इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। INS अरिहंत क्लास की दो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को बनाने के बावजूद भी अभी तक भारत एक SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को क्यों नहीं बना पा रहा है? रशिया की तरफ से भी एक नई नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने की बात की गई है, जिसे 2027 तक रशिया टेस्ट करने वाला है। और अंत में अगर भारत की तरफ से पहले 63 राफेल को खरीदने का फैसला किया गया था, तो फाइनल करते वक्त सिर्फ 36 राफेल क्यों खरीदे गए थे? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इनबिल्ट सुअरों को लेकर या माओवादियों को लेकर। कल ये अपडेट सामने आया था कि छत्तीसगढ़ में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और माओवादियों के बीच कोई इनकाउंटर चल रहा था और इसमें शुरुआत में हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, लेकिन देखते देखते ये पता लग गया कि आज तक माओवादियों के साथ हुई किसी भी झड़प में ये सबसे बड़ा इनकाउंटर होने वाला था और इसमें अभी तक हमारे 22 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी 18 जवान लापता भी हैं। अभी तक ये पता नहीं चला कि माओवादियों को इसमें कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इसमें एक महिला माओवादी की मारे जाने की खबर सामने आई है। अब ये लगभग क्लियर हो चुका है कि कोई प्री प्लान्ड अटैक था, क्योंकि आज तक माओवादियों की तरफ से इतने साहस कभी नहीं किया गया कि वो इतनी बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एंगेज हो सके। इसमें हमारे लगभग 30 से ज्यादा जवान अभी घायल हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनको पता था कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद कितनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं पर हमला किया था। इस बार उन्होंने हेवी वेपन्स का भी इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने LMG से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायर किया था। अब इस एनकाउंटर के कुछ सर्वाइवर्स का कहना है कि गन फाइट के दौरान सबसे पहले तो माओइस्ट की तरफ से उनके तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान खींचने की कोशिश की गई थी और जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस गैदर होना शुरू हुए थे तो उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करना चालू कर दिया था। इसमें लगभग 600 के आसपास माओवादी और उनके सपोर्टर मौजूद थे और सामने लगभग 400 के आसपास हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल थी, जिसमें कोबरा कमांडो यूनिट भी शामिल था। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इस दौरान माओइस्ट को भी काफी नुकसान हुआ है और इसमें जो लेडी माओइस्ट की बॉडी अभी बरामद किया गया था, बताया गया कि उनकी लीडर थी, क्योंकि इसके पास एक इंसास राइफल भी बरामद किया गया है। अब सवाल ये कि इनके पास इतने खतरनाक हथियार कहां से आ रहे हैं? जरूर कोई ना कोई इनको सप्लाई कर रहा होगा और ऐसा नहीं कि इनको एकदम से साफ करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इनका सफाई करना चाहेगी तो बस कुछ ही दिनों के अंदर इनको शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा से ही माओवादियों के साथ या माओइस्ट के साथ थोड़े नरमी से पेश आया जाता है और इनको सुधार के हमारे साथ शामिल करने की भरपूर कोशिश किया जाता है और उनको भरपूर चांस भी दिया जाता है। लेकिन अभी इन लोगों ने जो किया ये बर्दाश्त के बाहर होने लगा है। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक HAL की तरफ से अपनी खुद की एक लाइट वेट क्लास की टर्बोफैन इंजन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है। वैसे ये इंजन पहले से HAL के पास मौजूद है, जिसका नाम STFE-25 है और इसे अभी HAL की तरफ से 2025 तक फ्लाइट सर्टिफिकेशन दिलाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि आगे चल के इसको HAL अपनी हॉक जेट ट्रेनर में इस्तेमाल कर सके। इसकी फ्लाइट सर्टिफिकेशन प्रोसेस को 2024 से शुरू किया जाएगा और इसके बाद इसको 2025 तक हॉक में इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। अब इसको हमारी वर्तमान की हॉक जेट ट्रेनर की एडोर MK951 मॉडल की इंजन को रिप्लेस करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन आगे चल के HAL इसको अपनी इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर यानी कि HJT-36 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाला है। अभी इसकी कुछ डिजाइन चेंज को किया गया था और कुछ मॉडिफिकेशन भी किए गए थे और उसके बाद अब इसकी स्पिन ट्रायल को कंडक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद इसको आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। अभी इसकी 2 कोर प्रोटोटाइप की टेस्टिंग HAL की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें इनको अपनी 100% कैपेसिटी के साथ टेस्ट किया जा रहा है और ऐसे करीब 500 टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद इनको जाके सर्टिफिकेशन मिल सकती है। इसके साथ ही HAL की तरफ से इस इंजन को बेस करके STFE-40 इंजन को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसे आगे चल के जैगुआर्स में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था। अब इन सब के लिए अभी HAL को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं किया जा रहा और इसी वजह से HAL इसके लिए अपनी खुद के इंटरनल फंड का इस्तेमाल कर रहा है। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेके। आप सबको पता होगा कि हाल ही में ही भारत की तरफ से नए न्यूक्लियर सबमरीन को अपने फोर्स में शामिल करने का फैसला किया गया था और अभी 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाने के लिए 2 महीनों के अंदर ही अप्रूवल मिलने की बात सामने आई है।
जिसके बाद इसकी फॉलो ऑन ऑर्डर के तौर पर एडिशनल 3 सबमरीन्स को बनाने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। और वैसे भी काफ़ी दिनों से सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था, क्योंकि कुछ डिफेंस ऑफिसर 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने को सपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभी ये फाइनल हो चुका है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले हम सबसे पहले सबमरीन को बनाने वाले हैं। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन को बनाना इतना आसान काम नहीं है, और नॉर्मली जो न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होता है, और एक SSN यानी कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन होता है। अब जैसे कि हमारे पास अभी INS अरिहंत क्लास की 2 वेसल मौजूद है, जिसमें से एक का नाम INS अरिहंत और दूसरे का नाम INS अरिघट है। ये दोनों ही SSBN है, यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। यानी कि इन दोनों को हम हमारी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको ऑपरेट करने की जो स्ट्रेटेजी होता है वो भी काफ़ी अलग होता है। ऐसे सबमरीन्स को मैक्सिमम स्टेल्थ का ध्यान में रखते हुए डिप्लॉय किया जाता है, और लगातार इनको महीनों तक पानी के अंदर डिप्लॉय करके रखा जा सकता है, और बस एक ही सिग्नल के साथ ही दुश्मन के ऊपर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को फायर कर सकते हैं। वहीं पर हमारे पास INS चक्र नाम की एक और सबमरीन है, जिसको रशिया से हमने 10 साल के लिए 2012 में लीज पर लिया था। लेकिन ये एक SSN है, यानी कि इसको दुश्मन की सबमरीन्स या वॉरशिप्स के साथ डायरेक्टली एंगेज होने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और दुश्मन के ऊपर टॉर्पेडो अटैक किया जा सकता है। और अभी जिन सबमरीन्स को हम बनाने का प्लान कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी के सबमरीन होने वाले हैं, क्योंकि अभी INS चक्र की लीजिंग पीरियड पूरा होने के बाद हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं होने वाली। साथ ही 2019 को एक और भी अकुला क्लास की सबमरीन को लीज पर लेने के लिए रशिया के साथ बातचीत की गई थी, जिसको हमको 2025 के बाद डिलीवर किया जाएगा। अभी भारत जिन सबमरीन्स को बनाना चाहता है वो सभी इसी कैटेगरी के सबमरीन होने वाले हैं, यानी कि ये तेज होने चाहिए, ये एजाइल होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि साइलेंट होने चाहिए, ताकि दुश्मन को हमें डिटेक्ट करने में परेशानी हो। और अगर दुश्मन हमारे ऊपर कोई भी टॉर्पेडो या डेप्थ चार्जेस को या फिर किसी भी तरह की एंटी सबमरीन वेपन को फायर करता है तो हम इसको क्विकली वेट कर सके। नॉर्मली जो SSBN होती हैं वो इतने फुर्तीले नहीं होते हैं। अब सबसे पहले तो भारत के पास एक बहुत बड़ी चैलेंज ये है कि हमें ऐसे हल मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है जो कि नॉर्मल सबमरीन्स के हल के मुकाबले ज्यादा टफ होता है, ताकि हम पानी के ज्यादा अंदर तक जा सके। साथ ही बेहतर स्पीड के लिए हमें एक पावरफुल रिएक्टर की भी जरूरत पड़ने वाली है, जो कि हमको बेहतर अंडर वाटर स्पीड को प्रोवाइड कर सकेगा और किसी भी इनकमिंग थ्रेट को इवेट करने के लिए काफी मदद कर सकेगा। अभी हमारे अरिहंत क्लास की वेसल में जो रिएक्टर लगा हुआ है वो 83 मेगावाट का है, लेकिन अगर हम सेम स्टैंडर्ड की न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन की बात करें तो उसके लिए हमें कम से कम 120 मेगावाट की रिएक्टर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि INS चक्र की बात करें तो उसमें अभी 190 मेगावाट के रिएक्टर लगा हुआ है। अब इन सभी चीज़ों के अलावा भारत के पास एक और चैलेंज है, और वो ये है कि भारत अपने न्यूक्लियर सबमरीन को आगे चल के कितना स्टेल्थी बना पाते हैं, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी रशिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है, यूनाइटेड स्टेट के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है, और चाइना के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। लेकिन चाइना के पास जो सबमरीन मौजूद है वो रशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट के सबमरीन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नॉइज को जनरेट करते हैं। इसी वजह से इनको डिटेक्ट करना भी काफ़ी आसान होता है। तो अगर भारत यहाँ पे एक साइलेंट SSN को डेवलप कर पाता है तो ये असल मायने में भारत को चाइना के खिलाफ एडवांटेजेस दिलाने वाला है। पर सबसे बड़ी चैलेंज अभी एक ज्यादा पावरफुल रिएक्टर को बनाना होगा, और अगर हम इसमें अरिहंत क्लास की रिएक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा काम चल सकता है, क्योंकि फिलहाल दोनों वेसल की जो साइज होने वाली है लगभग सेम होने वाली है, लेकिन हमको सेम 20 से 25 नॉट की स्पीड देने वाली है। पर असल में हमें 30 नॉट के आसपास की स्पीड की जरूरत पड़ सकती है, और इसके लिए हमें कम से कम 120 मेगावाट तक की रिएक्टर की जरूरत पड़ सकता है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है। रशियन मीडिया टास में एक रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने की बात की गई है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल होने वाली है। इस मिसाइल का नाम KEDR बताया गया, तो हो सकता है इसको रशियन में केद्र कहा जाता होगा। इसको अभी 2023 से 2024 के बीच रशिया डेवलप करना शुरू करने वाला है, और इसको 2027 तक टेस्ट करना कायम रखा गया है। एक सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली, जो कि रशिया की पुरानी एयर सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। इसके अलावा आपको पता होगा कि भारत और रशिया के बीच काफी सालों से डिफेंस रिलेशन है, और डिफेंस के अलावा भी भारत और रशिया अच्छे दोस्त माने जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारत रशिया का साथ छोड़ के धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी बात को लेकर रशिया की तरफ से बताया गया कि रशिया भारत का एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर है, लेकिन भारत का यूनाइटेड स्टेट की तरफ शिफ्ट होना शायद अभी रशिया को अच्छा नहीं लग रहा है। और साथ ही भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि रशिया के ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि वो किसी भी हालत में भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के ऊपर अभी तक वो भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी वैसे हालात नहीं है जहां पे यूनाइटेड स्टेट भारत के अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी भारत के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट यूनाइटेड स्टेट के साथ भारत की ज्यादा क्लोज रिलेशन को ठीक नहीं समझते हैं।
अगला अपडेट राफेल को लेके, और अभी राफेल को लेके एक अजीब सी खबर सामने आई है। वैसे आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ही हमें 3 राफेल जेट को डिलीवर किया गया है और कुल मिलाकर हमारे पास अभी 14 राफेल हो चुके हैं और इसी महीने के एंड तक और भी 5 से 9 राफेल हमको डिलीवर किया जाएगा। इसी बीच हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी का बायोग्राफी को लेकर कुछ खबर सामने आया था। उसमें ये बताया गया था कि जिस दौरान वो राफेल डील को लेकर फ्रांस के साथ बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें फ्रांस के साथ ओरिजिनली 63 राफेल को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन ये नंबर 63 से 36 कैसे हो गया, इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 63 और 36 ये नंबर काफी सिमिलर हैं, तो मेरे हिसाब से हो सकता है जिसने भी बायोग्राफी लिखा है या फिर जिसने भी प्रिंट किया था उसमें कुछ गलती हो गई होगी और उसके बाद दोनों ही नंबर के प्लेस को चेंज कर दिया गया होगा। अब बाद में इसी बात को लेकर अपने ट्विटर एक्सपर्ट डिबेट करना शुरू कर दिए तो ये मुद्दा बन गया। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि उस दौरान राफेल की जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन थी या प्रोडक्शन कैपेसिटी था वो इतना तेज नहीं था, और जब उनको एडिशनल ऑर्डर मिलने लगा, चाहे वो भारत की तरफ से हो या कतर की तरफ से हो या फिर इजिप्ट की तरफ से हो, तो डसॉल्ट की तरफ से अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा था। इसी वजह से मनोहर पारिकर जी ने सिर्फ 36 राफेल के लिए ऑर्डर प्लेस किया था और बाद में एडिशनल राफेल को खरीदने का प्लान किया था। और अभी भी आपको पता होगा कि एडिशनल राफेल डील को लेके भारत और फ्रांस के बीच बातचीत किया जा रहा है और अभी लगभग 36 और राफेल को खरीदा जा सकता है और अभी भी इसको उसी डील का हिस्सा बताया जाता है। अगला अपडेट भारत और बांग्लादेश को लेके। 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत अभी बांग्लादेश में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है और इसे अभी बांग्लादेश के लिबरेशन के लगभग 50 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। इसमें भारत के अलावा और भी कई देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें से जो एक्सरसाइज होने वाली है उसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट, यूके, टर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर की टीम भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, जो कि मेनली यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। अभी भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए डोगरा रेजिमेंट से लगभग 30 मेंबर वाली एक टीम बांग्लादेश में पहुंच चुकी है। वैसे इस एक्सरसाइज का नाम शांति अग्रो सेना 2021 रखा गया और इसे आज से लगभग 12 अप्रैल तक कंडक्ट किया जाने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।